96 दिन हो चुके हैं, 96 दिन। ओके, और 96 रातें। चैप्टर 21 पेज 535, रूल नंबर 9, पेज 535, रूल नंबर 9। अच्छा माय डियर, जल्दी से आए, खड़े खड़े बात सुन लें। जनरल रूल हमने ये पढ़ा था कि आपने एप्लीकेशन जमा जो करवानी है वो इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवानी है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने जो एप्लीकेशन जमा करवानी है वो इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवानी है अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन एक आपके पास ऑप्शन है टू फाइल एप्लीकेशन विद कमिश्नर, कि आप कमिश्नर को एप्लीकेशन जमा करवा दें और इलेक्ट्रॉनिकली जमा ना करवाएं। अ पर्सन अनएबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जो बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सका, डायरेक्टली इन कंप्यूटर में ही मे सबमिट डेटा टू कमिश्नर, वो सबमिट कर देगा डेटा कमिश्नर को। हु शैल इंश्योर द एंट्रीज इन सिस्टम विद इन 3 days। तो जो लेट आए हैं सुन लें, बात यह है कि अगर आप एप्लीकेशन, जिसके बारे में जरा सारे इधर देखें, अगर आप एप्लीकेशन, कल हमने पढ़ा था रूल 5 में, आपने एप्लीकेशन कंप्यूटर सिस्टम के जरिए जमा करानी है। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के जरिए एप्लीकेशन जमा ना करा सकें तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कैसे एप्लीकेशन जमा करवा दें, डायरेक्टली इन कंप्यूटर सिस्टम। अगर आप नहीं कर सके तो ही मे सबमिट डेटा टू कमिश्नर, फिर आप कमिश्नर को डेटा जमा करा दें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब आए पेज 534, 535, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तसल्ली से जरा पढ़ना है, हाइब्रिड में सेकंड रो, ये जो भी बैग में से ढूंढना है बाद में ढूंढने, पहले किताब निकाल लें। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या है जी, अगर एक बच्चा जो इस काबिल हो गया कि वो स्कूल जाए, अभी भी स्कूल नहीं जा रहा, तो अम्मी उसको नोटिस इशू करेगी कि बेटा तुम क्यों नहीं स्कूल जाते। अगर अम्मी को उस बच्चे का रिटर्न रिप्लाई आ गया जिसमें वो बच्चा लड़ रहा है कि अभी मैं इस काबिल नहीं हुआ मैं स्कूल जाऊं, तो अम्मी उसका केस खुद सुनेंगी। फिर अम्मी एक ऑर्डर पास करेंगी जिसमें उसे जबरदस्ती स्कूल भेज देंगी। कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है बच्चे को उसके कमरे में भेज दी जाएगी और इस कंप्यूटर सिस्टम में भी डाल दी जाएगी। अगर बच्चा फिर भी उस नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं करता तो अम्मी उसको जबरदस्ती रजिस्टर कर देंगी कंप्यूटर सिस्टम के जरिए और कोरियर सर्विस के जरिए उसके कमरे के अंदर जो है वो खत भेज देंगी। जो बच्चा जबरदस्ती रजिस्टर हो चुका है फिर वो सारे स्कूल के रूल्स फॉलो करेगा, और अगर वो ऐसा ना करे तो फिर अम्मी उसको इशू करेंगी नोटिस कि बेटा अपनी कॉपियां किताबें लेके आ जाओ और खुद आना, अपने एजेंट को ना भेजना, ताकि मैं तुम्हारा कैलकुलेट करूं होमवर्क। अगर बाद में अम्मी को ही पता चले कि बच्चा अभी इस काबिल नहीं हुआ था कि उसको स्कूल भेजा जाए लेकिन गलती से भेज दिया है, तो अम्मी फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगी कंप्यूटर के जरिए। अब उस बच्चे ने कोई होमवर्क नहीं करना, कोई उसने क्लास वर्क नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस कोई हल्का फुल्का जो सीख के आ गया स्कूल में वो कभी कभी अम्मी को सुना दिया करे, तो बस नहीं, इसमें तालियां नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर एक कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है और बड़ी इंडस्ट्री है तो क्या दैट इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड? यस। तो अगर एक बंदा रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड हो बट डज नॉट अप्लाई, लेकिन अप्लाई ना करे, तो फिर कमिश्नर उसको एक नोटिस भेजेगा टू सच पर्सन। जबरदस्ती रजिस्टर नहीं किया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा कि हम सोच रहे हैं कि आपको रजिस्टर कर दें। अब इसमें दो ऑप्शंस बन सकती हैं। ऑप्शन नंबर 1, कमिश्नर रिसीव्स अ रिप्लाई,
अच्छा बच्चा, और ऑप्शन नंबर 2 पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द नोटिस। तो ये 2 ऑप्शन बन सकती हैं, या तो वो नोटिस का रिप्लाई कर देगा या नहीं करेगा। इफ अ कमीशन रिसीव्स अ रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन जिसमें वो कॉन्टेस्टिंग हिज लाइबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड का मतलब है ही इज सेइंग डू नॉट रजिस्टर मी, he is saying do not register me, contesting his liability to be registered, तो he shall personally hear the case। he से कौन मुराद है? कमिश्नर। तो कमिश्नर केस सुन लेगा। then he may pass an order for compulsory registration, और फिर उसको क्या कर देगा? बोले जबरदस्ती रजिस्टर कर देगा। कॉपी ऑफ द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? बस ये ठीक है। कॉपी ऑफ द ऑर्डर, इस ऑर्डर की कॉपी shall be provided to that person and the order shall be entered in computer system। अगला खुद पढ़ के मुझे बता दें क्या है। समझ आ गया? अगर वो फिर भी रिस्पॉन्ड ना करे तो कंपल्सरी उसको कमिश्नर को जबरदस्ती और उसको कोरियर सर्विस के जरिए बता देगा। A compulsorily registered person will comply with all of the law। फिर आपने पूरे लॉ को फॉलो करना है। और इफ ही फेल्स टू डू सो द कमिश्नर में इशू अ नोटिस, फिर उसको नोटिस भेज देगा। क्या? फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। किस सेक्शन में पढ़े थे? सेक्शन नंबर, कल खोला था पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी वालों से पूछ रहा हूं, जिन्होंने घर में लिया वो भी बोल दें, सेक्शन 22 में पढ़े थे ना। तो अगर आप ऐसा ना करें पूरे लॉ को, बड़ा इंपॉर्टेंट था कल का पार्ट बी, सारी क्लासें एक जगह और वो लेक्चर एक जगह। अच्छा, फिर हम वही ले लेते हैं। इफ अ पर्सन फेल्स टू डू सो, अगर वो बंदा ऐसा ना करे तो द कमिश्नर में, कल का क्या प्रोग्राम है? कल कोई ऑनलाइन जूम मीटिंग को कर लेते हैं, आप अपने घर में, मैं अपने घर में। यार सीरियसली छत पे बैठ के एक एक माल्टा हाथ में पकड़ के 11 बजे। अच्छा, इफ अ पर्सन, चलें ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं। इफ ही फेल्स टू डू सो द कमिश्नर में इशू अ नोटिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। कमिश्नर उसको कहेगा अपने रिकॉर्ड्स ले आओ एंड रिक्वायर हिम टू अपीयर इन पर्सन, और खुद आना। मुझे क्यों बुला रहे हो? टू असेस द सेल्स टैक्स। ड्रामे, तेरा सेल्स टैक्स निकालना है। मेरी जान तो नहीं निकालोगे? नहीं नहीं नहीं, वो बाद में निकालेंगे, पहले सेल्स टैक्स निकालेंगे तेरा। अच्छा, ये कर कुर के बंदा बुलाया और बाद में कमिश्नर को जाके पता चला कि वो तो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके एम्प्लॉइज ही साथ हैं, वो तो घरों के अंदर फैक्ट्री खोली हुई है। इफ लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट पर्सन वाज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट रॉन्गली, एक बंदे ने जुर्म ही नहीं किया, आपने उसको पकड़ के फेंटी फुंटी चढ़ा दी, कुट कुट चाट दी, अब आप उसके आगे शर्मिंदा होंगे। बट रजिस्टर्ड ड्यू टू एरर, द कमिश्नर शैल कैंसल द रजिस्ट्रेशन। जी मैंने कोई टैक्स जमा कराना? नहीं 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 सर, आप नहीं, आप जाएं। नो, ही शैल नॉट पे। जी जी मैंने कोई डिफॉल्ट से चार्ज जमा करा? नहीं नहीं नहीं, जाएं जाएं जाएं। मैंने कोई पेनल्टी तो नहीं देनी? नहीं 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 सर, सर आप जाएं सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, सर रियली सॉरी सर, रियली सॉरी, मैं तो गलत पढ़ लिया सी। तो आप जाएं, आपने कुछ जमा नहीं कराना। लेकिन अगर जब हमने आपको जबरदस्ती रजिस्टर कर लिया था, उस दौरान अगर आपने एक्सेस टैक्स लोगों से ले लिया हुआ है, एक्सेस टैक्स वो होता है जो ऐसे बंदे से ले लिया जाए जिस कस्टमर को ना ढूंढा जा सके, जाके सेक्शन 3 भी रिवाइज कीजिएगा किसी दिन। एक्सेस टैक्स वो होता है कि दुकानदार ने ले लिया था कस्टमर से गलती से और अब कस्टमर नहीं मिल रहा, तो फिर ठीक है, फिर हुकूमत तो मिल ही रही है ना, हुकूमत को ढूंढना तो नहीं मुश्किल, उसको दे दें। 7 तो खुद ही पढ़ लें। चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर एक बंदा अपना नाम बदल ले, मेरा नाम आज के बाद शीदा बुखार आ जाएगा, अखबार में आता है कई दफा, अम्मी अब्बू ने भोला रखा था। इन केस ऑफ चेंज इन नेम, एड्रेस और अदर पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, द पर्सन शैल नोटिफाई इन कंप्यूटर सिस्टम विद इन। चेंज करने से पहले 14 दिन बताना है या चेंज करने के बाद 14 दिन के अंदर बताना है? और अगर आप चेंज एज अ मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर आपने रूल 5 वाली बातें भी पूरी करनी है। रूल 5 में जो बातें लिखी हुई हैं वो भी आपने पूरी करनी है। पहले आप ट्रेडर थे, अब क्या बन गए? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के लिए क्या खास बातें हैं रूल 5 में? जरा ढूंढे कोई बात।
मुझे लग रहा है पॉइंट ई मैन्युफैक्चरर के लिए है कि इसमें आपने, बाकी तो सबके लिए कॉमन पॉइंट्स है ना, पॉइंट ई देखें मैन्युफैक्चरर के लिए है। कैसे? अगर आप पहले ट्रेडर थे अब मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताइए, सवाल आ सकता है पेपर में। अगर आप पहले होलसेलर थे अब मैन्युफैक्चरर बन गए तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी मशीन की फोटोग्राफ्स, आपको बिजली के बिलों और गैस के मीटर की फोटोग्राफ्स भी अटैच। तो ये पॉइंट ई को रेफर करना चाह रहे हैं शायद। तो अगर आप चेंज एज मैन्युफैक्चरर करते हैं तो आपको रूल 5 का ई भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर चेंज अप्रूव हो जाए सिस्टम की तरफ से तो क्या होगा भाई? और बोलने सिस्टम विल इशू एंड द इफेक्टिव डेट शैल बी द डेट ऑन द पर्सन अप्लाइड फॉर द चेंज। अच्छा, जिस दिन आपको नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उस दिन से चेंज एप्लीकेबल होगी, या जिस दिन आपने अप्लाई किया था उसी दिन से आपका चेंज है? जिस दिन अप्लाई किया था। अच्छा भाई, पॉइंट 1 और 4 में फर्क समझ लें। पढ़ें आप पॉइंट 4 और 1, फर्क बताएं। वेल डन। पॉइंट 1 में पर्सन खुद बता रहा है, अच्छा बचा है। पॉइंट 4 में बंदे से सुस्ती हो गई, नहीं बताया। यार उसके सर पे हाथ रखना जरूरी है, दूसरे से सलाम लेना जरूरी है। चलती हुई बस के अंदर लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है माय डियर तू। शुक्रिया, आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा। द कमीशन में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर इंक्वायरी मेक मॉडिफिकेशन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन। इसको कहते हैं कमीशनर में ऑन इट्स ओन, खुद ही, यानी टैक्स पेयर ने उसको बताया ही नहीं। आप अगर गलती करके आए हैं तो आप अम्मी को खुद बता दें, जाके मुझे चपेट मार दें ताकि आप सेट हो जाएं। ये पॉइंट 1 था। और अगर आपको गलती की है और आपने अम्मी को नहीं बताया और अम्मी को पता चल गया है तो अम्मी मे ऑन इट्स ओन बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, दोस्तों से पूछे, आफ्टर इंक्वायरी मार चपेट टू द पर्सन। अच्छा जी, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब था। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक इलाके से दूसरे इलाके में आपने अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करानी है। द बोर्ड में ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द इलाका ऑफ वन बड़ा दफ्तर और छोटा दफ्तर टू एन अदर। ऑन ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल रिकॉर्ड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सन शैल बी ट्रांसफर टू द न्यू इलाका। LTU RTO इलाके होते हैं, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट का इलाका, रीजनल टैक्स ऑफिस। द LTU RTO वेयर रजिस्ट्रेशन इज ट्रांसफर्ड शैल नाउ एक्सरसाइज पावर। अब वो आप पे पावर एक्सरसाइज करेंगे रिगार्डिंग एक्शंस टेकन और पेंडिंग अगेंस्ट द टैक्स पेयर। टेकन और पेंडिंग में क्या फर्क है? बहुत बहुत शुक्रिया हाइब्रिड में किताब खोलने पे, हम आधा सफर तय कर चुके हैं। जल्दी खोलें अब किताब। क्या किया जाए लेट आने वालों के साथ? हाइब्रिड वाले खुद भी नजर नहीं रखते, तरगीब नहीं देते, उनको फजाइल नहीं सुनाते जल्दी आने के। ओके, इन केस ऑफ ट्रांसफर द बोर्ड शैल इशू इंटीमेशन लेटर टू द पर्सन। जब ट्रांसफर हो जाएगी तो बोर्ड इंटीमेशन लेटर उसको भेजेगा। इंटीमेशन लेटर का क्या मतलब होता है? इन्फॉर्म करेगा। आप घर जाएं, मैं आपको इंशाल्लाह इंटीमेट कर दूंगा कि कल हमारी क्लास होनी है या नहीं होनी, लेकिन नहीं होनी इंशाल्लाह। इंटीमेट को मैंने फिक्रे में इस्तेमाल किया। अच्छा, पॉइंट 1 और 4 में फर्क बताएं। पॉइंट 1 में अम्मी खुद चपेट मारी थी और पॉइंट 4 में आपने जाके अप्लाई किया अम्मी को कि मुझे चपेट मारे तो मैं सेट हूं। उधर वो 1 वाली बात 4 में लिखी थी, 4 वाली 1 में, और उधर शायद कमिश्नर का लफ्ज था और इधर बोर्ड का लफ्ज है। इफ अ पर्सन इंटेंड्स टू शिफ्ट हिज बिजनेस एक्टिविटी, अगर आप अपनी दुकान ही बदलना चाहते हैं फ्रॉम वन इलाका टू अनदर इलाका, तो ही शैल अप्लाई टू द बोर्ड एंड द बोर्ड शैल फॉलो द प्रोसीजर एज पर 2 and 3। बोर्ड फिर पूरा तरीका वही लगाएगा जो ऊपर मेंशन हो गया।
तो ये 2 और 3 में प्रोसीजर बताया हुआ है, तरीका। और 1 में बोर्ड ने खुद रजिस्ट्रेशन बदल दिया, 4 में आपने जाके बताया है। अगर एक बंदा एप्लीकेशन ना दे सके रजिस्ट्रेशन के लिए इन कंप्यूटर, या चेंज की एप्लीकेशन भी ना दे सके इन कंप्यूटर, क्योंकि चेंज की भी कंप्यूटर में देनी थी, देख ही नहीं रहे ऊपर, चेंज की भी कंप्यूटर में एप्लीकेशन देनी थी। अगर आप ओरिजिनल एप्लीकेशन कहां पढ़ी थी हमने? रूल नंबर 5 में, रूल 5 में। और चेंज की आज कहां पड़ी है? रूल नंबर 7 में। तो फिर आप कमिश्नर को बता दें, वो 3 दिनों में आपको कर देगा। कैंसलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। अगर एक बंदे के पास मल्टीपल सेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर है तो सिर्फ एक ही रखें आप, ज्यादा रखने का कोई फायदा नहीं है। एंड सरेंडर अदर्स टू कमिश्नर, और बाकी कमिश्नर को दे दें, बस छोड़ें यार, तू ले जा। यानी आपके पास अगर गलती से आपको R1 की क्लास में और रोल नंबर मिल गया है और आपको टैक्स की क्लास में और रोल नंबर मिल गया, तो ओवरऑल कॉलेज लेवल का एक ही रोल नंबर रख लें, बाकी सरेंडर कर दें। द बोर्ड में एलोकेट सेपरेट नंबर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन डिफरेंट इलाका। तो एक्सेप्शन बताएं, अगर आपकी फैक्ट्रीज डिफरेंट जगहों पे हैं तो बोर्ड आपको अलग नंबर दे सकता है। कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन की टैक्स लाइबिलिटीज भी माफ हो जाएंगी या वो रिटेन्ड के अगेंस्ट शिफ्ट हो जाएंगी? R1 और टैक्स का एक रोल नंबर कराने पे R1 का होमवर्क माफ हो जाएगा या वो शिफ्ट हो जाएगा? माफ हो जाएगा। द टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन शैल बी ट्रांसफर्ड टू द रिटेन्ड। इफ रजिस्ट्रेशंस आर इन द डिफरेंट इलाका, द पुराने कमिश्नर शैल ट्रांसफर द टैक्स बकाया जात फाइल्स टू द न्यू इलाका। तो फिर आपकी टैक्स बकाया जात फाइल्स, रिमेनिंग पेएबल्स, तो आपकी टैक्स बकाया जात फाइल्स नए कमिश्नर के इलाके में क्या कर दी जाएंगी? ट्रांसफर। बातें भी कर लें हाइब्रिड में, चलें ये जरा दूर दूर होके बैठ जाएं, और बातों की स्मेल तो दूर से आ जाती है, खासतौर पे जब चेहरा दाएं बाएं मुड़ रहा हो। अच्छा भाई, ये जो कल हम सवाल पढ़े थे ना, पार्ट बी वालों से मैं बात कर रहा हूं। जो कल हम सवाल पढ़े थे ना, बार बार जो सवाल आ रहा था वो आ रहा था किस किस ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। तो माय डियर, ये जो है ना, ये है पेज 522 पे रजिस्ट्रेशन, यानी किस किस ने अपने आप को रजिस्टर कराना है, ये अलग सवाल है। आज हम क्या पढ़ने लगे हैं? किस किस ने अपने आप को डी रजिस्टर करवाना है। जो अपना कारोबार बंद कर दे, जिसकी सेल एग्जेम्प्ट हो जाए, जो अपना कारोबार किसी और को बेच दे, जो किसी और के साथ मर्ज हो जाए, जो मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए, या जो रजिस्टर्ड रहना बंद हो जाए। सीजेस टू रिमेन रजिस्टर्ड मींस नाउ बिकम कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्री बन गया, पहले बड़ी इंडस्ट्री था, अब छोटी बन गया। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, ये लोग क्या करें माय डियर? शैल अप्लाई टू द कमिश्नर। किसको एप्लीकेशन दे दें? अपने इलाके के, हैविंग जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब मैं कभी इलाका लिख रहा हूं, कभी पावर लिख रहा हूं, यानी इलाकाई पावर होती है ये, जिस इलाके में आपकी कमिश्नर की पावर है। हैविंग जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन हमने देख ली थी, ये है, ये पहले दिन देखी थी कि कंपनीज ने यहां जाना है, सबके इलाके हमने देखे थे, जुरिस्डिक्शन की हेडिंग थी, अगर आपको याद हो तो। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है किस इलाके वाले की पावर है फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, किसको एप्लीकेशन मिल गई? कमिश्नर को, रिसीव हो गई। कभी खुद ही मिल जाती है और कभी कमिश्नर को खुद ही से ख्याल आ जाता है। कभी आप एप्लीकेशन दे देते हैं और कभी कभी बोलें या कमिश्नर को खुद याद आ जाता है कि आपने ये गड़बड़ की है। तो क्या क्या होगा भाई? ही में इशू ऑर्डर ऑफ और कैंसल ऑफ
विद इन द लेटर ऑफ फॉलोइंग। उमर ने डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 5 मार्च 2020 को। डिटरमिन द डेट बाय विच कमिश्नर में इशू ऑर्डर फॉर डी रजिस्ट्रेशन इफ आउटस्टैंडिंग टैक्सेस पेड ऑन 15 मई। अच्छा जी, पॉइंट ए का जवाब मैं आपको देता हूं। एक काम पहले करें, 5 मार्च से मुझे 90 दिन गिन दें। 5 मार्च से ना 90 दिन गिन दें। कैलकुलेटर पे इसका तरीका है, उंगलियों पे गिनना है तो 6 मार्च से गिनना शुरू करें। कैलकुलेटर पे गिनना है तो 31 माइनस 5। कैलकुलेटर पे बताएं 31 माइनस 5 क्या आ रहा है? 26। मार्च के 26 दिन, अप्रैल के, मई के। अगर मई के 31 मैंने डाल दिए तो 90 पूरे तो नहीं हो जाएंगे? नहीं ना, नहीं ना, रिलैक्स नहीं, फिर आगे चलें। जून के कैलकुलेटर पे निकालें। कैलकुलेटर पे कैसे निकालें? 90 माइनस 26 माइनस 30 माइनस 31। लेटर ऑफ टैक्स पेड और 90 डेज। टैक्स पे कब उसने किया सारा? 15 मई को। अच्छा, डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किस दिन कर गया था? लेकिन टैक्स पे करने आया 15। हालांकि वैसे आपको पता है मार्च की रिटर्न अप्रैल तक जमा करानी होती है, लेकिन कोई मसले मसाइल होंगे बेचारे के, तो मार्च वाला टैक्स लेके मई में आया है शहजादा। जितने पुराने टैक्स थे डी रजिस्टर कराते हुए जरूरी होते हैं, सारे टैक्सेस जमा कराएं और जाएं बस। तो आया कब है बेचारा? बिजनेस बंद हो गया 5 मार्च को, लेकिन टैक्स कब लेके आया है? 15 मई या 90 डेज, विच एवर इज लेटर। जरा ढूंढने क्या है? 3 जून। The commissioner may issue order of registration within the letter of 90 days from the date of application, that is 3rd June, or the date all outstanding liabilities are deposited, that is 15 May. As 3rd June is later, the commissioner may issue order of registration by 3rd June. Done? चलें जी, अगला आप खुद जरा सॉल्व कर लें। उसमें 90 डेज तो वही रहेंगे ना। अगला खुद सॉल्व कर लें, बी वाला। क्या तारीख बनी माय डियर? चलें जी, पॉइंट बी सॉल्व करते हैं। 5 मार्च से 90 डेज गिने, 3 जून वही आ गया। पुराना टैक्स कब पे किया? 12 जुलाई। अब जरा ढूंढें लेटर क्या है? 12 जुलाई। द रूल इज कि जब आपने बकाया टैक्स जमा करा दिया या डी रजिस्ट्रेशन की डेट अप्लाई करने के बाद 90 दिन, विच एवर इज, उस दिन आपको क्या कर दिया जाएगा? डी रजिस्टर। "90 days from the date of application or date all outstanding, the person should be deregistered through computer system accordingly." माय डियर कमिश्नर, आपको क्यों चाहिए 90 दिन? भाई क्या हुआ, नहीं मिल रहा दोस्त? माय डियर कमिश्नर, आपको क्यों चाहिए 90 दिन? क्या करना है आपने 90 दिन में? इतना टाइम लगा रहे हो। कमिश्नर विल कंप्लीट द ऑडिट इन 90 डेज। मुझे ऑडिट तो कर लेने दो कि हमारी सेल एग्जाम्प्ट बन भी गई हैं या नहीं। पहले तुम गाड़ियां बेचते थे, अब तुम बकरे इंपोर्ट करके बेचते हो। मुझे पता तो कर लेने दो, तुमने अपना बिजनेस बेच भी दिया या नहीं, मुझे देख तो लेने दो, मैं जरा ऑडिट तो करूं तुम्हारा। 90 डेज में इसलिए मांगे ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन। एंड डायरेक्ट द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन होगा? टैक्स पेयर। टू डिस्चार्ज का क्या मतलब है? पे। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? बकाया लाइबिलिटी। बाय फाइलिंग आ फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न मैंने आपको बताया था कौन जमा करवाता है? जो अपने आप को क्या क्या करवा रहा हो? डी रजिस्ट्रेशन। A person applying shall not be deregistered unless he provide the record for the purpose of audit. रिकॉर्ड किस सेक्शन में हमने पढ़े थे? सेक्शन 22 वाले। उसमें क्या क्या रिकॉर्ड थे मुझे याद है? सेल के रिकॉर्ड, परचेज के रिकॉर्ड, इंपोर्ट के रिकॉर्ड,
बिजली के बिल थे, सेल एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, इनवॉइसेस, गेट इनवर्ड, गेट आउटवर्ड पास, ये सारी चीजें। लगता है इनका पेपर है, ये साथ साथ याद कर रहे हैं घर जाकर। द पर्सन विल बी डी रजिस्टर्ड। और जो कल आए थे पार्ट बी में, उनको पता है कि डिटेल ऑफ कंटेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड का क्या मतलब है भाई? ये चीज चेहरा बता देता है पार्ट बी नहीं लिया। साथ वाले का चेहरा जरा देखें, चेहरा बता देता है पार्ट बी नहीं लिया। पीला पीला रंग हुआ होता है अगले दिन। द पर्सन विल बी डी रजिस्टर्ड, पर्सन विल बी डी रजिस्टर्ड। आइंदा ना मैं पार्ट बी ले लिया करूंगा, इसको मेन वाला छोड़ो लेक्चर। इतना शर्मिंदा करते हैं, इतना शर्मिंदा करते हैं। मैं भी नहीं होता वैसे, मैं भी डीट हो गया हूं। द पर्सन विल बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर अ नोटिस इज इशूड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज प्रोवाइडेड टू हिम। क्या मतलब है यार? मुझे ये लग रहा है कि ये ना ये वाले सिनेरियो में कहना चाह रहा है। हाथ खड़ा करके मतलब बताएं अगर आपको मेरी बात समझ आई। जी वेल डन। अगर आपने अप्लाई किया तो फिर तो नोटिस देने की जरूरत नहीं आपको कि यार मैं आपको रजिस्टर कर दूं। हाँ यही तो कहने आया हूं मैं। अगर कमिश्नर अपने इनिशिएटिव पे आपको सोचे कि मैं रजिस्टर करना चाह रहा हूं, फिर मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए उसे बताएं। डी रजिस्टर्ड आफ्टर नोटिस इश्यूड। पहले आपको वार्निंग दे दें, यार मैं आपको रजिस्टर करना चाह रहा हूं, कोई मसला तो नहीं। एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और आज बात करो मेरे साथ, पूरी डिटेल्स बताओ। हो सकता है मैं आपको डी रजिस्टर ना करूं। आमतौर पे वैसे ही बता रहा हूं, ये लाइन आपने नहीं ड्रॉ करनी। ये वाली जो मैंने की है ये करनी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी। आमतौर पे जो लोग मुसलसल 6 महीने ना आए या जिनके कारोबारी बंद हो जाएं, तो फिर कमिश्नर इनके पास जाता है, पता करता है, कहता है यार अब वो लोग तो बड़े नॉन सीरियस से हैं, बस आते नहीं, दुकान भी बंद पड़ी हुई है, बस ठीक है, आपस में कोई खानदान की लड़ाइयाँ हो गई हैं, तो हर एक ने अपनी अपनी रेडी लगा लिया साइडों पे जाके, तो ठीक है, कमिश्नर कहता है बस ठीक है। भाई साथ वाले को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करें, और मैं भी इस बात से 100% मुतमईन हूँ, 100% एग्री करता हूँ। पता नहीं किसने मुहावरा बनाया हुआ है, 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। तो इसलिए माशाल्लाह उसकी इतनी ज़्यादा ताकत और उसकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट आपको हासिल है, अल्लाह का शुक्र है। द पर्सन विल बी डी रजिस्टर्ड, और अगर वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाए तो आप अकेले रह जाएंगे। द पर्सन विल बी डी रजिस्टर्ड, लेकिन उसे कहते हैं तू जा यार, तू तेरी गल नहीं हो रही। द पर्सन विल बी, ज़्यादा भी चौड़ा हो जाता है ना कई दफ़ा। द पर्सन विल बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर अ नोटिस इज इशूड एंड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज प्रोवाइडेड टू हिम। अस्सलाम वालेकुम जी समीउल्लाह, क्यों तबीयत क्या हुआ था? तबीयत खराब हो गई थी, सुबह सुबह मैसेज आया मैं लेट आऊँगा। मैंने किसी दिन बच्चों को मैसेज किया पूरे सेशन में मैं लेट आऊँगा, तबीयत भी खराब हुआ, ये भी हुआ, कोई मसला नहीं समीउल्लाह, हो जाता है, आइंदा ज़रा ध्यान रखना, क्लास के बाद मिलना ज़रा। पॉइंट नंबर 4, द लायबिलिटीज बिफोर डी रजिस्ट्रेशन shall still be payable because of cancellation of registration। डी रजिस्ट्रेशन से पहले वाली लाइबिलिटीज आप पे कायम रहेंगी, कैंसिल होने की वजह से वो फारग नहीं हो जाएंगे। डन? ओके। अच्छा जी भाई, अब आप तशरीफ ले आए। भाई जरा पॉज करना रिकॉर्डिंग। चैप्टर 20 जो हमने पढ़ा हुआ है, तो उसकी डेफिनेशन ज़रा अच्छे तरीके से टेस्ट के लिए, आज के टेस्ट के लिए बता रहा हूँ, टेस्ट के लिए वो ज़रा अच्छी होनी चाहिए, उसमें से सवाल आएगा। चैप्टर 20 की जो 3-4 सफ़े पर डेफिनेशन लिखी हुई हैं वो बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आज शुरू करना है, और इस कॉन्सेप्ट का जो है वो मैं ब्रेक ले रहा हूँ ये बीच में,
ये जो ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन और उससे अगले सफ़े की मैंने ब्रेक लिया है, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं पढ़ाना चाहता। तो अब एक न्यूमेरिकल्स में चीज़ टेस्ट होती है डेबिट और क्रेडिट नोट। तो ये बड़ी आसान सी चीज़ है, लेकिन इसके लिए आप पूरी क्लास के पूरा होने का वेट किया जा रहा था और बड़ी अटेंटिवली आपने सुननी है। डॉलेंस ने चीज़ें बेची, किया गाड़ी वालों को, और की वो चीज़ें वापस कर दी। तो आपने मुझे बताना है कि बिल्कुल फील करें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास में है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के टीचर की चेहरा से जेर में ले आए। चलें, अब मुझे बताएं, डॉलेंस ने किया को चीज़ें बेची, किया ने वापस कर दी। डॉलेंस की एंट्री करें, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट्स। वेल डन। डॉलेंस ने किया को चीजें बेची, किया ने वापस कर दी। किया क्या किया करे? क्रेडिट डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। डॉलेंस ने बुरे बच्चे को चीजें बेची, हु वाज लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड, एंड बुरा बच्चा रिटर्न द गुड्स। इससे क्या फर्क पड़ेगा? एंट्री तो वही रहनी है। इससे एंट्री में क्या फर्क पड़ना है जी? डॉलेंस की एंट्री करे, फहीम रिटर्न द गुड्स टू डॉलेंस, सेल रिटर्न डेबिट। अच्छा, फहीम की बुक्स मैंने नहीं खोली, मैंने किया कि बुक्स ही खोली हुई है, तो देख ही नहीं रहे यार, इधर अजीब अलाइनमेंट आउट गुस्सा चढ़ता है। फहीम की बुक्स मैंने नहीं खोली, इसलिए मैं कोई एंट्री नहीं करा। उसकी किताबों में परचेज रिटर्न की एंट्री होगी और हमारी किताबों में सेल रिटर्न। डॉलेंस सोल्ड द गुड्स, इसकी एंट्री नहीं पूछ रहा मैं। एंड लेटर ऑन डॉलेंस इंक्रीज द सेल प्राइस। तो बताएं, सेल की जो एंट्री है वही सेल बढ़ाने की एंट्री होगी। तो जरा सोचें, सेल प्राइस बाद में बढ़ा दी, ऐसा हो जाता है। दुकानदार चीज बेचने के बाद भी सेल प्राइस बढ़ा देता है। दुकानदार आपको चीज बेचते हुए कहता है, यार ये चीज अभी ना खरीदें क्योंकि हमारा ऑनर नहीं आया हुआ, तो चीज़ अभी मैं आपको 500 रुपये की बेच दूँ, बाद में पता चले 600 रुपये की है, तो आपके लिए मसला। आपने कहा यार इस चीज़ को छोड़ो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तुम्हारा रोज़ाना का ग्राहक हूँ, रोज़ाना तुमसे चीज़ें लेता हूँ, मुझे बता देना क्या फाइनल प्राइस है। उसने आपको बिल बना के दे दिया 500 का, और उसने कहा सर ये बिल टेंटेटिव है, आप ज़रा वेट करें, 2-3 दिन बाद हमारे ओनर आएंगे। ओनर ने आया कहा यार 50 रुपये बस और ले लो, ठीक है। तो फिर आप दोबारा एक बिल बना के भेजें जिसमें आप एंट्री करें डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। तो ठीक है, चीज़ों की सेल प्राइस बढ़ जाती है, कोई मसला नहीं। किया की एंट्री करिए, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, वो अपनी परचेज बढ़ा लेगी। फिर डॉलेंस सोल्ड द गुड्स एंड लेटर ऑन इट इंक्रीज द सेल प्राइस। तो इसने सेल प्राइस बढ़ाई, तो ये क्या बढ़ा लेगा? भाई आज जरा आंखें इधर रखें खुदा के लिए। अच्छा, डॉलेंस ने चीजें भाई क्या मसला है आपको? डॉलेंस ने चीजें बेची, अब बाद में डॉलेंस ने सेल प्राइस कम कर दी। डॉलेंस ने चीजें बेची, बाद में कस्टमर आया, उसने कहा यार ये तो बिल में आपने 4 चीजें ज़्यादा डाल दी हैं, ओहो ठीक है यार सेल प्राइस कम कर देते हैं। सेल डेबिट डेटर। किया क्या एंट्री करेगा? इसकी परचेज कम हो रही है ना, क्रेडिट डेबिट परचेज क्रेडिट। आप सब ये इसके बाद वाली एंट्री मैं पूछ रहा हूं, सब में समझ आ रही है? पहले वाली एंट्री नहीं पूछ रहा मैं। डॉलेंस ने चीजें बेची, किया ने वापस कर दी। डॉलेंस की एंट्री करें, सेल रिटर्न डेबिट। डॉलेंस ने चीजें बेची, किया ने वापस कर दी। किया की एंट्री करें, अच्छा वैसे ये आपको पता है, अब इस पे आउटपुट कम हो जाएगा, इधर इनपुट कम हो जाएगा। पहली क्लास ली थी, पहली क्लास में बताया था ना, सेल को आउटपुट कहते हैं, 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर से आउटपुट कम हो जाएगा, इसका इनपुट कम हो जाएगा। अच्छा जी, डॉलेंस ने चीजें बेची और अगला बंदा वापस कर गया,
डॉलेंस की एंट्री करें। बाकी फ़हीम की बुक्स मैं नहीं ओपन कर रहा था, बहुत टाइम लग जाना था, इसलिए मैंने बस कोई एंट्री इधर नहीं की। किया ने क्या एंट्री करनी है, कुछ भी नहीं। ओके, डॉलेंस ने चीज़ें बेची, बाद में डॉलेंस ने सेल प्राइस बढ़ा दी। डॉलेंस ने चीज़ें बेची, बाद में डॉलेंस ने सेल प्राइस कम कर दी। दूसरे की किताबों में एंट्री होगी, लेकिन फिलहाल मैं करवा नहीं रहा। और इधर की एंट्री होगी, डॉलेंस ने चीज़ें बेची और बाद में इसने प्राइस कम कर दी। क्रेडिट डेबिट, परचेज क्रेडिट। अब आपने ना सिर्फ जिस तरह लॉ मेकर कह रहे हैं उस तरह चलना है। जिसकी किताबों में एंट्री मैं कह रहा हूं बस उसकी किताबों में ही एंट्री करनी है आपने, दूसरे की किताबों में एंट्री नहीं करनी। अब 1-2 मिनट लगा के इन एंट्रीज को साथ वाले को बता दें। जिसकी यहां वीकनेस रह जानी है ना, उसने अगले 20 मिनट बहुत तंग करने मुझे क्लास में, वो फिर उसका दिमाग ही घूमते रहना है। ओके, इधर क्रेडिटर क्या हो रहा है, तो इस नोट का नाम। इधर डेटर क्या हो रहा है, तो इस नोट का नाम। डेटर, डेटर, क्रेडिटर, इस बेस पे नोट्स के नाम बने हैं। अच्छा, अब बोलें, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड अ सेल and such sale is returned by another registered person, the buyer shall issue a debit note. Where a registered person has made a sale, हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो इधर क्यों नहीं देख रही प्लीज, तो समझा रहा हूं मैं, हद होगी, बात इंपॉर्टेंट है तो कर रहा हूं ना। Where a registered person has made a sale and such sale is returned by another registered person, the buyer shall issue a debit note. असल में ये बिल बना के नहीं भेजता, बिल को कहते हैं इनवॉइस। इनवॉइस तो डॉलेंस ने बना के भेजी थी, ये अब एक डेबिट नोट बना के भेजेगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है।
20 का 1, रूल 20 का 1। भाई ये तस्वीर खींच दो, ये रूल ना यहां डाल दें किताब में अगली दफा। अच्छा जी, अच्छा इसको ना आप सारा इधर ही याद करके जाने। वेयर आ डॉलेंस हैज मेड आ एंड सच सेल इज कैंसल्ड और रिटर्न बाय किया। अच्छा, अब लॉ मेकर बोझ किस पे डाल रहे हैं? डॉलेंस पे दोबारा कोई चीज बनाने का बोझ डाल रहे हैं, या अब बिल की जगह डेबिट नोट बनेगा? डेबिट नोट बनेगा। कौन बनाएगा? कौन? यहां लोड किस पे डाला है? भाई जो मैं हाईलाइट कराऊं सिर्फ वो करना है हाईलाइट। इधर आपने सिर्फ ये हाईलाइट करना है। बोझ किस पे डाला है हमने माय डियर? बायर पे। बोझ किस पे डाला है? सेलर पे बोझ नहीं डाला, बेचारा पहले इनवॉइस भेजी है, उसे गम में मेरी चीजें वापस आ गई हैं, तो सेलर पे क्या बोझ डालें कि कुछ सफा बनाओ, तुझे चीजें पसंद नहीं, तेरा मसला है, तू एक नोट बना के भेज। द बायर शैल इशू आ डेबिट नोट। चीजें तो यार वही लिखी होंगी ना इसमें, कितनी चीजें वापस आई हैं, उनकी वैल्यू क्या है जो बिल पे लिखी हुई थी उसके मुताबिक। बिल वैसे पहली दफा किसने भेजा होगा? सेलर ने, डॉलेंस ने। बिल पे क्या उनकी कीमत थी, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स कितना बनता है, और एनटीएन नंबर किसका? किया का और डॉलेंस का, और नंबर एंड डेट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। ये क्या है नंबर एंड डेट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस? भाई ये सारा तो मैं ये पढ़ा रहा हूं ना, ओरिजिनल इनवॉइस भी तो बनी होगी जब चीजें बेची होंगी ओरिजिनली 4-5 दिन पहले, वो भी तो बनी होगी ना, बिल भी तो बना होगा। और रीजंस फॉर इश्यूएंस ऑफ डेबिट नोट, तो एसी गर्म हवा दे रहे थे, रीजन फॉर इश्यूएंस एंड सिग्नेचर एंड सील ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन इशूइंग द नोट। इशूइंग द नोट कौन है आज? किया। तो किया आपने साइन वगैरह करके भेजेगा कि यार ये बिल है आपके पास में। अच्छा, ये बताए डेबिट नोट ओरिजिनल किसके पास चला जाएगा और उसकी फोटोकॉपी किसके पास रह जाएगी? मुझे बताएं, जब दुकानदार बिल बनाता है तो ओरिजिनल आप अपने पास रखते हैं? यार हाथ दोगे यार, ये पे केड़े पिंडू आए ना यार। ओरिजिनल आप लोगों को दे देते हैं और डुप्लीकेट अपने पास रख लेते हैं। वो पुराने जमाने में तो कॉपी होती थी, ऊपर लिख रहा होता था, नीचे जो है वो ब्लू कार्बन कॉपी बन रही होती थी, तो ऊपर वाली आपको देता था, ये क्लास के बाद मिलना तुम। अच्छा, तो सिमिलरली नोट बनाने वाला कौन है आज? तो ओरिजिनल कॉपी ये भेज देगा डॉलेंस को और डुप्लीकेट अपने। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ डेबिट नोट shall be sent to डॉलेंस। ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉलेंस को भेज दें एंड डुप्लीकेट shall be retained for record by किया वाले डुप्लीकेट अपने पास रख लें। अच्छा, ये चीजें तो खुद याद कर लीजिएगा, मुझे फिलहाल सिर्फ ये फिक्रा आप याद करवाएं, हम आपको याद करवाएं, हमारे आपका पेपर है। हाथ धोती है। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड अ सेल एंड सच सेल इज रिटर्न्ड बाय किया। द किया, दा किया, दा किया, दा किया, दा। किसके साथ दा किया आपने मुझे बताएं? पंजाबियों को समझ आ गई। दा किया शेल इशू आ, किया क्या इशू करेगा? डेबिट नोट। ये चीजें तो याद कर लेंगे ना खुद ही, ये तो ऑलमोस्ट ये टैक्स इनवॉइस वाली चीजें हैं, सेक्शन 23 वाली। अच्छा, बोलें, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन has sold goods to unregistered person. Where a registered person has sold goods to unregistered person. अब ये सेल 18% वाली है या 18+4 वाली है? अच्छा, डिस्कशन सारी वर्किंग 3 की चल रही है। वर्किंग 3 में पहले सेल टू रजिस्टर्ड आती है, इसकी डिस्कशन चली है। अब सेल टू, तो वर्किंग 3 में सेल टू रजिस्टर्ड और वर्किंग 3 में सेल टू, तो वर्किंग 3 वाली डिस्कशन चल रही है। बोलें, जरा फिक्रा खुद ही से बनाएं। वेयर आर रजिस्टर्ड, अच्छा कोई फिक्रा खुद ही बता दे।
वेयर रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड कोई हाथ खड़ा करके फिक्रा बना दे, हाथ खड़ा करके फिक्रा, जैसे मैंने इसमें बनवाया है, हाथ खड़ा करें जी, बता दें। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड अ सेल टू अनरजिस्टर्ड, वेल डन, आगे बनाएं फिक्रा। एक्सेलेंट, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज रिटर्न द गुड्स, आगे लोड डालें किसी पे, द सेलर, लोड तो दूजे को पवा लो, चलो तुसी बोलो जेड़े बोल रहे हो, द सेलर शैल इशू आ। तो पहला फिक्रा जिसने सही बना लिया था, अगले फिक्रे वो खुद ही बनाएगा पूरी क्लास में। ट्राई करें आप सारे। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड अ सेल, सॉरी, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड अ सेल टू अनरजिस्टर्ड, वर्किंग 3 के एंड की बात हो रही है, एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज रिटर्न द गुड्स। अब लोड किस पे डालें? असल में ना आप फहीम पे लोड डाला नहीं जा सकता, वो तो पहले ही अनरजिस्टर्ड है। तो द सेलर उसको अपनी किताबों में उससे रिसीवेबल कम कर लेगा, ऐसा ही है ना, उससे रिसीवेबल अपना कम कर लेगा, तो रिसीवेबल कम करके उसे क्या करेगा? द सेलर शेल इशू आ क्रेडिट नोट शोइंग द सेम पर्टिकुलर्स एज डिस्कस्ड अबव। पर्टिकुलर्स अब हमें दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ये अब हमने पढ़ा है रूल 20 का 3, 2 तो इधर ही कवर हो गया था ना। ये अभी देखते हैं ना पेपर में कैसे कैसे आ रहे हैं। नहीं, फिर उसमें वो लिख के आ जाए, अनलेस के वो ऊपर लिखे हुए आपने। ये फिक्रा जरा देखें, समझ आ रहा है? इफ सेल इज बीइंग रिटर्न्ड बाय फहीम, पता नहीं क्या कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे लगे हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी हाइब्रिड में तो आखिरी रो में बातें ही बातें खत्म ही नहीं होती। पूरी दुनिया जहान की बातें जो है वो इचरे से लेके ठोकर तक, लाहौर से लेके पेशावर तक, जर्मनी से लेके फ्रांस तक, सारी बातें होनी है। इफ द सेल इज बीइंग रिटर्न्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर सेल अनरजिस्टर्ड बंदा वापस कर दे, अब लोड किस पे डालना है? बायर पे नहीं माय डियर, मैं आप पे लोड डालूंगा वरना। ओके, इधर पहुंचते पहुंचते बायर हो गया होगा। इफ द सेल इज रिटर्न बाय एन, द सेलर शेल इशू आ क्रेडिट नोट, बस ये हाईलाइट करना है। लोड किस पे डालना है ये हाईलाइट करना है। द सेलर शेल इशू आ क्रेडिट नोट प्रोवाइडिंग द सेम particulars as above and keep a copy for record. Indolence will keep a copy of record. ओरिजिनल तो फहीम के पास चली जाएगी, ओरिजिनल तो फहीम के पास चली जाएगी। Indolence will keep a copy of record. यार ये इसने इस साल नई बात डाली है, पिछले साल तक नहीं थी, पता नहीं क्यों। द क्रेडिट नोट शेल ओनली बी इशूड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। चलो ठीक है, इसमें कहते हैं कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होगी, पता नहीं क्यों, हद होगी। द क्रेडिट नोट विल बी इशूड विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रिटर्न बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा जी, आप सारे मुतवज्जे हो जाएं। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन, यार उर्दू में मैं बात कर लेता हूं, अगर कोई मुनासिब वजह लगे, आप देखें आवाज में कैसी चमक है देती हैं। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वैल्यू ऑफ सप्लाई हैज इंक्रीज्ड और अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स हैज इंक्रीज्ड। हो सकता है सेल्स टैक्स आपने कुछ और लगाया और रेट कुछ और हो गया हो, रेट बदलता भी रहता है। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वैल्यू ऑफ सप्लाई और अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स हैज इंक्रीज्ड, द आगे हाथ खड़ा करके फिक्रा खुद ही पूरा करा दें। ये देखें, ये तरीका होता है हाथ खड़े किए बगैर बोलने का, ये आप लोगों को इन्होंने बताया है। द सेलर शेल इशू आ,
डेबिट नोट। चौथे का फिक्रा पूरा करवाएं हाथ खड़ा करके, हाइब्रिड में। वेल डन भाई, इनको दें माइक। इसको ना सही है, आपका फिक्रा सही है, मुझे उस पर एतराज नहीं है, लेकिन शुरू यहां से कर लो जैसे मैंने किया था। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन, इसकी सेल की जगह लफ्ज बोलें सप्लाई का। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द अमाउंट ऑफ सप्लाई हैज डिक्रीज्ड, वेल डन। और नहीं, यहां सेल्स टैक्स का लफ्ज भी बोलना है, और अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, हाँ आगे लोड डालें। एंड इन रिस्पॉन्स, आगे फिक्रा पूरा करें। एक्सेलेंट, ठीक है जी। वेयर फॉर एनी, इतने दोनों रिस्पॉन्स याद आ गया। यानी कि अजीब बात है कि ब्लू टिक हो भी गए हैं फिर भी ओके का रिस्पॉन्स अगले से आना चाहिए, अजीब बोंगी है। ब्लू टिक इज एनफ कि अगले ने पढ़ लिया मैसेज। अच्छा जी, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन, वेयर फॉर एनी भाई ब्लू टिक कई दफा बच्चों के हाथ में भी होता है ना मोबाइल, इस वजह से टीचर ने सुबह का मेरा मैसेज देखा हुआ है, ब्लू टिक हुए हैं। अच्छा, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वैल्यू ऑफ सप्लाई और अमाउंट ऑफ टैक्स हैज डिक्रीज्ड, द सेलर shall issue a credit note. In response to this credit note, the buyer shall issue a debit note. चलें जी, बस ये पढ़ना था आज बस। छुट्टी तेरी मेरी, ये भाई को क्लास के बाद लेके आइएगा मेरे पास। अब हम क्या पढ़ने लगे हैं? चेंज। क्या पढ़ने लगे हैं? चेंज में हमने कितनी चीजें पढ़ी हैं? एक इंक्रीज, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं करना माय डियर। हाईलाइट मैंने आपको बताना है क्या करना है। हाईलाइट अच्छा जी, बोलें वेयर फॉर एनी वैलिड। अच्छा, ये 20 और 21 की हेडिंग में फर्क बताएं। 20 और 21 की हेडिंग। 20 की हेडिंग है कैंसलेशन बाय रजिस्टर्ड एंड बाय अनरजिस्टर्ड, और 21 की हेडिंग है चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। तो 20 की हेडिंग क्या है? और रिटर्न। और 21 की हेडिंग क्या है? वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द VOS और टैक्स मेंशन्ड इन ओरिजिनल इनवॉइस, जो पहली दफा इनवॉइस भेजी थी, हैज इन, बोझ किस पर डालें फिर? सेलर अमाउंट बढ़ गई है तो अपना रिसीवेबल बढ़ा लो। रिसीवेबल बढ़ाना डेबिट नहीं होता, याद है? सेलर अपना रिसीवेबल बढ़ा लो। ये तो यार खुद ही याद कर लीजिएगा, आगे वही वाले हैं ऑलमोस्ट। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द VOS और अमाउंट। अच्छा, ये तो फिक्रा वही है ना, बस सिर्फ लफ्ज किसका डालना है? द सेलर शैल इशू आ, देख लेते हैं। मेरे ख्याल से तो सेलर अपना रिसीवेबल कम कर रहा है, सेल प्राइस कम होगी है ना, तो रिसीवेबल बढ़ा लें या कम कर लें? तो क्या करें फिर?
seller shall issue a credit note with the same particulars mentioned in sub rule 1. Original copy shall be sent to Kia and duplicate shall be retained for record by donors. असल में माय डियर 21 का 3 भी इधर आएगा, बल्कि इस तरह लिख लें ज़्यादा बेहतर है। ये 21 का 2 है और ये 21 का 3 है। चलें जी, आज की आखिरी लाइन पढ़ें। In respect of case falling under sub rule 2, in respect of case falling under sub rule 2, the buyer shall issue a debit note in response to credit note issued by seller as an acknowledgement. In case of this, the buyer shall decrease his liability. So he will issue a in response to credit note issued by seller. ये बिल्ली के घर को जाने का रास्ता। In case falling under sub rule 2, the buyer shall issue a in response to issued by seller. बस अब कल वाला जरा रिवाइज कर लें, सॉरी आज वाला। जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन, कमिश्नर ने क्या भेजा है? अच्छा, इसमें भी ऐसे हो सकता है मैं खुद जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूं? नहीं, जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन के लिए खुद तो नहीं अप्लाई करते, इसमें फिर कमिश्नर ही है। बस कमिश्नर ने आपको नोटिस भेजा है, किस लिए? जबरदस्ती रजिस्टर होने के लिए। अगर आप रिस्पॉन्ड कर देते हैं और उसमें आप लड़ रहे हैं कि मैंने नहीं रजिस्टर कराना और केस सुन के पता चला कि आपको कर देना चाहिए तो कर दिया जाएगा और अगर आप आए ही नहीं तो फिर तो वैसे ही आपको कर दिया जाएगा। अब आपने सारे कानून को फॉलो करने, अगर नहीं करते तो रिकॉर्ड्स ले आए और खुद आइएगा। बाद में अगर हमें पता चला कि हमारे से गलती हो गई है तो हम आपसे माफी मांग लेंगे। अगर आप अपना नाम, पता वगैरह या बिजनेस वगैरह बदलना चाह रहे हैं तो आप खुद ही बता दें, नहीं तो हमें अगर किसी ने आपके बारे में बताया तो हम फिर आपका डाटा खुद ही बदल देंगे। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर बनना चाह रहे हैं, पहले ट्रेडर होलसेलर थे, तो अब आप 2 फोटोग्राफ्स और अटैच करें, एक बिजली के मीटर्स की और एक अपनी मशीन, फैक्ट्री की पता नहीं मशीन की जो भी लिखा हुआ था, और कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए ये सारा होगा। अगर आप अपना इलाका बदल चुके हैं तो फिर हम आपका इलाका बदल देंगे, हमें पता चला तो। अगर हमें ना पता चला तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। तरीका सारा यही होगा कि पुरानी फाइल्स नए कमिश्नर को भेज दी जाएंगी और पुराने टैक्स माफ़ नहीं होंगे। अगर आपको एप्लीकेशन या चेंज इन पर्टिकुलर्स की एप्लीकेशन कंप्यूटर पे जमा नहीं करानी आती तो 3 दिन के अंदर कमिश्नर के पास चले जाएं, वो 3 दिन के अंदर आपको खुद ही रजिस्टर कर देगा, वो कोई मसला नहीं। अगर आपकी एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हैं तो सारी कैंसिल करा लें, एक रखें, लेकिन जो कैंसिल कराई हैं उनके टैक्सेस माफ़ नहीं होंगे। किन लोगों ने अपने आप को डी रजिस्टर कराना है, वो ये सवाल आता है। और अगला सवाल ये आता है कि इसका तरीका क्या है, तो तरीका सारा नीचे लिखा हुआ है। तो ये 2 अलग सवाल आते हैं। यहां तक जो सवाल आता है सिचुएशंस या सरकमस्टांसेस, ये एक सवाल आता है, आई कैप 4 नंबर का देता है। और फिर प्रोसीजर, ये सवाल 4 नंबर का अलग आता है। कब कब अपने आप को डी रजिस्टर करवाएं और क्या तरीका है। हाइब्रिड में ले लें, बॉल पॉइंट आखिर से जल्दी करें। अच्छा, फौरन ही मिल गई, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है यार। ओके,
अब आप हजरात तशरीफ़ ले आए चैप्टर नंबर 23 पे, 22 पे। बहुत न्यूमेरिकल खेल लिया हमने, अभी छोड़ें उसको। फौलाद वाला सवाल था, एक फौलाद वाला। फौलाद है सोल्ड 50 टन ऑफ आयरन बार्स टू तामीर। फौलाद ने 50 टन आयरन बार्स बेची हैं तामीर को। अच्छा, कर लिया था। और किसी ने कुछ बताना है तो मुझे बता दें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स रूल्स 2006 नरेट द तरीका टू बी फॉलोड बाय तामीर। तामीर क्या करे अगर वो सोचे कि मैंने इसमें से 20 टन रिटर्न कर देनी है। रिटर्न अभी कौन से रूल में पढ़ के आए हैं? 20 में। और चेंज तो मेरे ख्याल से रूल 20 पूछ रहा है ना। इफ इट डिसाइड्स टू रिटर्न 20 टन ऑफ आयरन बार्स टू फौलाद ड्यू टू घटिया क्वालिटी, कहते हैं एज्यूम कर लो वैसे दोनों ही रजिस्टर्ड हैं। ये पता नहीं क्यों उसने लिखा है एज्यूम कर लो दोनों ही रजिस्टर्ड हैं। अब हाथ खड़ा करके तरीका बता दें जरा, हाथ खड़ा करके तरीका बता दें। सवाल हाईलाइट कर लें। नरेट द प्रोसीजर। हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। जी फीमेल्स हाइब्रिड माइक पकड़ें, हाथ खड़ा करें। उधर से अब कोई बोले। ठीक है, सारे खड़े हो जाएं, सारे खड़े हो जाएं। फीमेल हाइब्रिड सारी क्लास खड़ी हो जाए। अब जो माइक पकड़ लें वो बैठ जाएं। रिस्पॉन्स ही नहीं, पता नहीं किस दुनिया में क्लासें हो रही हैं। आप भी फीमेल हाइब्रिड में सबर कर जो ना। जो माइक पकड़ लें वो बैठ जाएं। नो वन इज इंटरेस्टेड। ठीक है, सारे बैठ जाएं। चलें, ठीक है, गुड गुड जी, जाएं जाएं जाएं। बोलें, अब बोलें आगे। वेयर फॉर एनी, भाई वो देखो माइक में आवाज नहीं आ रही। बैठ जाएं, बैठ जाएं, सारे बैठ जाएं। हाँ जी बोलें। नहीं आ रही आवाज। भाई इसको कल से जरा चेक करके रखो। अब देखो आ रही है, बोलें। हाँ जी बोले बोले। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन। हाँ हाँ जी ठीक है। माइक रख लें अपने पास ही। अच्छा मोहतरम, इसमें जो है ना, क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, ये वैलिड रीज़न वाला कोई मसला नहीं है। वैलिड रीज़न बोल दें तो ठीक है, लेकिन वैलिड रीज़न जो है ना रूल 21 में उसने लिखा हुआ है, रीज़न इधर भी वैलिड ही होगी। मैं मना नहीं कर रहा आपको, मैं कोई रट्टे की तरफ नहीं लेके जा रहा, लेकिन बस ठीक है, ज़्यादा इसमें तफसील की ज़रूरत ही नहीं। तो ये फौलाद है और ये तामीर है, और सिनेरियो माय डियर ये वाला है, क्योंकि चीजें वापस हो रही हैं और दोनों रजिस्टर्ड हैं। एज्यूम दैट बोथ आर रजिस्टर्ड। तो माय डियर वो रूल 20 का एक पूछ रहा है। कहां से पता चला? इधर देखें, इधर देखें, मैं बताता हूं। रिटर्न और टीएल इज रजिस्टर्ड, बायर रजिस्टर्ड, सेलर ने तो रजिस्टर्ड ही होना है ना। तो बायर क्या है, इस वजह से सिनेरियो पहला है। अब कुछ भी नहीं करके आना यार,
आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे ये अगर 2 नंबर का सवाल है तो फिर आप लोगों ने बस इतना सा लिख के आ जाना है, ये तरीका हो जाएगा। और अगर ये 5 नंबर का सवाल है तो फिर सारा लिखा ही है, उसमें क्या मसला। अच्छा जी बोलें where a registered person Folad has made a sale and such supply is cancelled by Tamir. दातामीर 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 नहीं दातामीर दातामीर नहीं दातामीर दातामीर shall issue a debit note. लेकिन ये लाइन भी जरूर लिख के आएगा, द ओरिजिनल कॉपी शैल बी सेंट टू फौलाद एंड डुप्लीकेट शैल बी रिटेन फॉर रिकॉर्ड बाय तामीर। और अगर ज्यादा नंबर का हुआ तो फिर ये बातें भी लिख के आइएगा। $48 शाजी परचेजेस कॉस्मेटिक्स फ्रॉम ताजी। शाजी गया ताजी के पास, मुझे जो है वो अपने चेहरे की रंगत इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में उसने कहा भाई नेका माल करो तो हज्जुद में जागो, चेहरा तुम्हारा नूरानी हो जाएगा। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर SL received a consignment of 5000 यूनिट फ्रॉम TPL on delivery SL found that 50% वर ऑफ घटिया क्वालिटी और एक्सपायर हो चुकी थी। Both SL and PL are registered in file sales tax on a regular basis. Under the sales tax, specify the document which must be issued by, ये पता नहीं कौन है SL, शाजी ते है, बायर है या सेलर है, शाजी जी पीपल। हाथ खड़ा करके बताएं जी। Also state the particulars that should be mentioned on the document. डॉक्यूमेंट का नाम भी बताना है और डॉक्यूमेंट के पर्टिकुलर्स भी बताने हैं। भाई तो यही वाला दोबारा आ गया सवाल, इसमें तो कोई वो फर्क नहीं है, तो 20 का एक ही लगेगा। where Taji has made a supply of cosmetics, सुर्खी पाउडर, and such supply is cancelled or returned by Shaji. The Shaji shall issue a debit note indicating the quantity. The name of document is debit note indicating the okay. कोई नहीं, थोड़ा है प्रॉब्लम इनको ना मंगे लिया करो ना। अच्छा सॉरी यार, इफ आई हर्ट यू आई विल कीप स्टॉप। आज क्या तारीख है? 11। अब मेरे ख्याल से 2 दिन और लगने चाहिए सेल्स टैक्स का ये थ्योरी का चैप्टर खत्म होने में। 13 और 14, फिर 15, 16, 17 लॉसेस का चैप्टर होना चाहिए, फिर उसके न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर 7-8 दिन जो है वो लगने चाहिए चैप्टर 15 में, और 1 दिन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन पे। ठीक है, इंशाल्लाह चीज़ें सही ट्रैक पे जा रही हैं। ओके अब मोहतरम आगे जी, और कुछ पकोड़े बनाने का तरीका तो नहीं सिखाना ना 1 फरवरी को? अच्छा थर्टी का बी, जल्दी से हाथ खड़ा करके जवाब बताए कोई प्लीज। हाइब्रिड में मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पहले आप लोग हाथ खड़ा करेंगे। ये फिजिकल वालों को तो हो गए 95 डेज बताते हुए, अब आप लोग बताना शुरू करें। हाइब्रिड में प्लीज रेज योर हैंड्स, हरी आप हरी आप हरी आप हरी आप हरी आप। वेल डन।
अब आप चलो, अब आप भाई आप किसी और को मौका दो, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अब आप किसी और को जरा मौका दो, जो 2 लोग हो गए, अब तीसरा कोई बंदा। चलें 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 चलें, जल्दी चलें चलें चलें, ठीक है। हाइब्रिड वालों के पास मौका खत्म हो चुका है, फिजिकल वाले हाथ खड़ा करें। जी बताएं। हाँ जी, फोर्स केस डिक्रीज वाले से मेरा गुजारा नहीं चल रहा, कोई सही हाथ खड़ा करे और बताए। हाँ जी, वेयर फॉर अ वैलिड रीजन, बस इन्होंने वेयर फॉर अ वैलिड रीजन, हाँ बस ठीक है, बात पकड़ी गई है। चलें। बाबर एसोसिएट्स इज रजिस्टर्ड विद द इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर सेल्स टैक्स पर्पसेस एंड इट सप्लाइज अ हैवी ड्यूटी मोटर। आपके पेपर में लो ड्यूटी आएंगी, उसको फिर देख लीजिएगा कैसे करना है। टू मुबारक एंटरप्राइज, तो बाबर कौन है? सेलर। सोल्ड अ हैवी ड्यूटी मोटर टू मुबारक, मुबारक कौन है? बायर। ऑन 1 मंथ्स क्रेडिट, 1 महीने के उधार पे। However, ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इन पेट्रोलियम प्राइसेस, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस गिर गई तो मोटर की प्राइस भी मार्केट में बहुत सस्ती हो गई है, 10% कम हो गई है। उसने रिक्वेस्ट की कि यार आप मुझे बेच तो चुके हैं, लेकिन यार उधार है, तो अभी मैंने पैसे तो आपको दिए कोई नहीं, तो यार प्लीज़ पैसे ना मुझे 8% कम कर दें। तो बाबर एसोसिएट हैज़ फाइनली एग्रीड। बड़ा अच्छा दुकानदार था, कहते चलो यार ये मेरा पक्का ग्राहक बन जाएगा। तो जो सेल हो चुकी थी ऑलरेडी, उसकी प्राइस उसने 8% क्या कर दी? कम कर दी। डिस्क्राइब द तरीका विच मे बी फॉलोड बाय बोथ द पार्टीज। ये बड़ा अजीब सवाल है। पहले तरीका पूछ रहा था बायर क्या करे, पहले सवाल में था कि तामीर क्या करे, दूसरे सवाल में था शाजी क्या करे, और इस सवाल में दोनों क्या करें? बोथ द पार्टीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव। भाई ये प्राइस चेंज का लफ्ज तो यहां से पता चल गया ना, रूल 21 है, चेंज करनी है, या यहां से भी पता चल रहा था रिड्यूस द प्राइस बाय 8%, यहां से भी पता चल रहा था रूल 21 से, जहां मर्जी से पता चला लें। लेकिन रिड्यूस के लफ्ज से पता चला 21 का 2 भी है 3 भी है, क्योंकि दोनों ने करना है ना तरीका। कितने नंबर का? बिल्कुल भी ये नहीं लिख के आना, ये नहीं लिख के आना, बस ये जो हाईलाइट किया हुआ ना ये लिख के आना है असल में। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वैल्यू ऑफ सप्लाई और द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स मेंशन्ड इन इनवॉइस हैज, सॉरी तले आ जाओ, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वैल्यू ऑफ सप्लाई और अमाउंट ऑफ हैज डिक्रीज्ड द बाबर शैल इशू अ क्रेडिट नोट विद द सेम, ये लाइन तो लिखनी नहीं, विद ये तो विद से आगे लिखना ही नहीं। द ओरिजिनल कॉपी shall be sent to buyer and duplicate shall be retained for record. In respect of sub rule case falling under sub rule 2 की बजाय लिखेंगे in above case the buyer shall also issue a note that is a debit note in response to issued by supplier as an acknowledgement of receipt and same details will be, नहीं ये लाइन नहीं लिखनी जी। कौन कौन सा पास पेपर का सवाल आया है डेबिट क्रेडिट नोट में से? 36B, 48B, 30 का, ताकि हमें पता होना चाहिए कि जब ये हम करें तो साथ ही ये वाले सवाल भी रिवाइज करें। डेबिट क्रेडिट नोट ये ना पढ़िएगा, ओके। चलें यार डेबिट क्रेडिट नोट बस करते हैं। क्वेश्चन 22, अच्छा चैप्टर 23 के कितने सवाल होमवर्क में पसंद करेंगे आप? 10 तक कर लें तकरीबन। चलें देखते हैं।
जी टर्म टेस्ट की कुछ लोग कह रहे हैं तैयारी भी अच्छी हो जाएगी चैप्टर 23 के 2-3 सवाल करने से। बहुत अच्छा आइडिया, आई रियली अप्रिशिएट। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, आइडेंटिफाई द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न। सच इस चीज बताइए कितने लोगों ने कल आधा घंटा मोबाइल इस्तेमाल किया, तो टाइम ज़ाया किया यार ना यार, बस बहुत दिन थोड़े रह गए हैं। Under the provision of Sales Tax Act 1990 and rules may identify the last date for filing of sales tax return in each of the following. अगस्त में सारा ने अपने आप को रजिस्टर करवाया अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, तो सारा कब तक रिटर्न फाइल करे? भाई मैंने बता दिया हुआ था आपको कि 15 सितंबर अब ना लिख के आया करें, 18 लिखाया करें। ये इंशाल्लाह इसी चैप्टर में 21 में ही आपको 1-2 दिन के अंदर, मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर, यही जो सफ़ा हम पढ़ रहे थे ना, इससे पिछले सफ़े पे मैंने आपको कहीं पढ़ा देने कि ये 18 तारीख होगी भी है रिटर्न जमा करवाने की, तो इसको 15 की बजाय 18 लिखाया करें। फातिमा फाइल द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑन 10 अगस्त। वेल डन। लोग 15 अगस्त तक जमा कराते हैं, तुमने 10 तक जमा करा दी। अब वो चाहती है कि रिवाइज कर दे रिटर्न, तो आइडेंटिफाई द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न। कब तक रिवाइज करे? कौन बोला 120 दिन? कौन बोला? वेल डन, वेल डन, वेल डन। एंजी डरान देने में पता नहीं की कीते। पेज 525, इट कैन बी रिवाइज विद इन, नहीं अरसा नहीं बताना, लास्ट डेट बतानी है। हम पढ़ो कैलकुलेटर जरा, कैलकुलेटर पे आप करें या तो 11 से उंगलियों पे गिन लें, या फिर आप करें 31 माइनस 10। 21 दिन अगस्त के नजर आ रहे हैं मुझे लोग कैलकुलेटर के बगैर वाले, अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहे हैं। सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के, यार देखें पूरे तो नहीं हो गए 120 में, मुझे अपनी टेंशन पड़ी 120 ना। अभी कितने हो गए हैं? अभी पूरे नहीं हुए। अच्छा दिसंबर के, बाजी 8 दिसंबर आखिरी तारीख है कि घर के बाहर आपने जाके पकड़ के बोला बाजी 8 दिसंबर आखिरी तारीख है, इधर तक रिटर्न रिवाइज कर छड़े हो, फिर ना कि कंपनी जिम्मेदार नहीं है। आप उसके टैक्स कंसल्टेंट हैं, मैं ये बात कर रहा था। अच्छा जी, आमना बाजी इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये तो कंपनी है, इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स 1990। ਅਸੀਂ नहीं हुए हले तक, तुसी हो गए हो, ठीक है थोड़ी मर्जी। ईएल बॉन्ड्स, बाजी दी ख्वाहिश है कि मैं एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करावा फॉर 30 जून 2012। भाई ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ, लेकिन एक जगह लिखवा दिया हुआ है कि 30 सितंबर। तो आपको हिंट के तौर पे ना मैं पेज नंबर भी इसका लिखवा देता हूँ। हम पेज 539 पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, पेज 539 पे पढ़ेंगे, तो इसका पेज आपको भी लिखवा देता हूँ। पेज 539 पढ़ेंगे, गे पढ़ेंगे 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 ना जा। आबिदा क्यों तो मुझे मेरे को डी रजिस्टर करा रही है? क्या हुआ आबिदा? मैं नहीं बताऊंगी। और बता ये क्या बोंगी, मैं नहीं बताऊंगी। इसकी सेल एग्जाम्प्ट होगी, कोई मसला हो गया होगा, इसने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया होगा, किसी को बेच दिया होगा, मर गई होगी, जिंदा है सॉरी। आबिदा वांट्स टू डी रजिस्टर हरसेल्फ विद इफेक्ट फ्रॉम 30 सितंबर। मैं 30 सितंबर से अपने आप को डी रजिस्टर करवा रही हूँ, मैं कब रिटर्न जमा करवाऊं? वो की गुस्सा हो गया, बाजी 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 तुसी कौन हो, केड़े पिंडू आई हो? मैं फाइनल रिटर्न जमा करावांगी। अच्छा बाजी, आ बाजी और अब बाजा अप्लाइंग फॉर डी रजिस्ट्रेशन शेल बिफोर बाजा बाजी फर्निश द मैनर एंड टाइम विल बी डायरेक्टेड बाय कमिश्नर। तो पेपर में लिखाएगा आई एम गोइंग टू आस्क कमिश्नर।
जी क्वेश्चन 18 का बी। तो इधर उधर की ना बात कर। कौन सा रूल है भाई? कौन सा रूल है मेरे भाई? लिस्ट डाउन द पर्टिकुलर्स टू बी मेंशन ऑन अ डेबिट नोट इशूड बाय सेलर। इशूड बाय सेलर। इधर देखें सारे माय डियर, इसको फिर काट देते हूं मैं, क्योंकि वो सिर्फ पूछ रहे इशूड बाय, ये तो पूछ ही नहीं रहा। लिस्ट द पर्टिकुलर्स टू बी मेंशनड ऑन डेबिट नोट इशूड बाय सेलर इन द इवेंट ऑफ चेंज, तो ये भी मैं काट दूं, क्योंकि चेंज वाले तो सिर्फ नीचे वाले दो हैं। ऑन इन चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेलर डेबिट नोट इशू कर रहा है ड्यू टू चेंज। इसका मतलब है ये वाला सिनेरियो है। बड़ा घुमा फिरा के उसने सवाल बनाया। उसने क्या पहले क्या पूछा था कि मुझे किसका बताओ? सेलर का, इसलिए मैंने ये काट दिया। फिर उसने पूछा चेंज हो रही है, तो फिर मैंने चेंज की वजह से कैंसिलेशन को काट दिया, चेंज को मेंटेन रखा। अब तो ये भी काट देना फिर। अब बस देखना ये है, और ये भी काट दें, ये तो बायर डेबिट नोट इशू करता है। अब बच गए ये दो, इन दो में से अब ढूंढना है। तो ये वाली गोटी हमारी, सॉरी लूडो खेलते हुए, तो ये वाला बस नोट बच गया। डन। रशीद सही रख के लाई है इस बारी। ट्वेंटी वन का 1 इंक्रीज होने ना भाइयों, इन द वो डेबिट नोट है ना, तो डेबिट नोट तो फिर 21 के 1 में ही है। और देख लो, डेबिट नोट तो 21 के 1 में ही है। आइडेंटिफाई द पर्सन हु आर कंसिडर्ड मैन्युफैक्चरर, तो डेफिनेशन पूछी हुई है। आइडेंटिफाई द सिचुएशंस इन विच अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू बी डी रजिस्टर्ड। एक दो तीन चार पांच छह सिचुएशंस तो ये वाली हो गई। स्टेप्स इन्वॉल्व इन डी रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, ये पर्सन का इनिशिएटिव है या कमिश्नर का? पर्सन का अपना है। लिख के तो ये सारा ही आएंगे। ऑन हिज ओन इनिशिएटिव से मुराद यहां पर्सन का है, लिख के तो ये सारा ही आएंगे प्रोसीजर। अच्छा, ये 4 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है इनपुट नॉट अलाउड, इनपुट, एक मिनट, इनपुट क्लेम करने की कंडीशंस, एक होता है रेमेडी इफ इनपुट नॉट क्लेम, पता नहीं कौन सा सफा निकाल रहे हैं आप लोग, हद होती है। रेमेडी इफ इनपुट नॉट क्लेम इन रेलिवेंट मंथ, और एक सवाल आता है रिफंड ऑफ इनपुट। आज मेरा फोकस सारा इसके ऊपर है। अच्छा, इनपुट नॉट अलाउड में तो हमने पढ़ा था सेक्शन 8 और 73।
इनपुट माइनस करने की शराइत हैं, आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, गुड डिक्लेरेशन होना चाहिए और ट्रेजरी चालान होना चाहिए। सेक्शन 7 के 1 की लास्ट 2 लाइंस अगर आप इनपुट रेलेवेंट मंथ में क्लेम ना कर सकें, रिफंड ऑफ इनपुट आज आपके लिए नई चीज है, उसको मैं बताता हूं। अच्छा जी, पहला सवाल क्या आता है, पहले समझ लें फिर नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से इनपुट माइनस, दूसरा सवाल क्या आता है, इनपुट माइनस करने के लिए शराइत ये हैं कि आपके पास परचेज इनवॉइस हो, गुड डिक्लेरेशन हो और ट्रेजरी चालान हो। अगर इनपुट रेलेवेंट मंथ में माइनस नहीं कर सके तो अगले 6 महीने में कभी भी माइनस कर लें। रिफंड ऑफ इनपुट आपको मिलेगा सेक्शन 8B में और सेक्शन 10 में, ये मैं आपको दिखा दूं, फिर इंशाल्लाह इस बात को जरा याद कराइएगा, अगली क्लास में यहां से रिज्यूम करेंगे। इधर देखें, इधर देखें, एक मिनट, थोड़ा सा हौसला। रिफंड ऑफ इनपुट, ये जो रिफंड है ना सेक्शन 10 वाला, ये 0 रेट सेल का रिफंड है। ये किसका रिफंड है, 0 रेट सेल का, सेक्शन 10 वाला, वो जो न्यूमेरिकल के एंड पे नहीं होता रिफंडेबल ऑन 0 रेट, ये वो वाला है। और एक इनपुट वो रिफंड होता है जो कि हम कैरी फॉरवर्ड कर करके थक जाते हैं 90% की रिस्ट्रिक्शन की वजह से, वो मैंने आपको बताया था अगस्त के महीने में रिफंड हुआ करेगा ऑन ईयरली बेसिस। सेक्शन 8 के बी का 2 और 3 और सेक्शन 10, तो ये 4 सवाल अलग अलग पेपर के अंदर आते हैं। ठीक है, तस्वीर खींच लें, नोट कर लें, क्लास मेरी तरफ से खत्म है। तो चौथे पॉइंट पे कल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। कल आइएगा, पहले कॉलेज की सफाई करेंगे, साथ मॉडल टाउन की सफाई करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो पढ़ेंगे बैठ के। होमवर्क के सवाल इंशाल्लाह आपको शाम तक बता दिए जाएंगे। चैप्टर कौन सा पसंद करेंगे होमवर्क में, 18 या 23? 23। वैसे उदास हो जाते हैं, 1-1.5 दिन का गैप आ जाता है ना, वो फिर तो कल कोई टाइम जूम मीटिंग में होते हम निकालें।